हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बेटा बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हर टॉपिक को समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अपने भाई के साथ कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और वन शॉट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और ग्रुप करते हो। किसको करते हो? जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है। आपको पता है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम परफॉर्म करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है ना? जो आपने पहले ही प्लानिंग में प्लान कर रखा है कि मुझे ये काम करने हैं, तभी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगा, ठीक है? उन सभी काम को पहले आइडेंटिफाई करोगे, काम कौन कौन से हैं, ठीक है? एक बार आइडेंटिफाई कर दोगे तो फिर जो सिमिलर तरह के काम है उनको क्या है, एक एक ग्रुप में डाल दो, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है? आप अलग अलग ग्रुप में उसको डाल दो, डाल दिया, ठीक है? इसके बाद आपका काम आता है कि आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे और डेलीगेट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। फिर बताओगे कि भैया ये काम तेरा है, ये काम तेरा है। अब डिफाइन कर दोगे, जो जैसे परचेज का आपने सारे काम ना एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, उसको बोल दिया परचेज डिपार्टमेंट। उसके ऊपर आपने एक हेड असाइन कर दिया, उस हेड को बोला कि भैया ये डिपार्टमेंट संभालने का काम आपका है। अरे बस समझ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, ठीक से काम करोगे इस डिपार्टमेंट में। आई बात समझ में? तो डिफाइन कर दिया और डेलीगेट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों को। एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि ये काम तेरा है, ये काम तेरा है, ठीक है? उसके बाद जो आपके अलग अलग इंप्लॉइज है उनके बीच में एक आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। क्या करनी है? रिलेशनशिप। उसको बोलते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है? एस्टेब्लाइजिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। भैया ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये इन लोगों से काम कराएगा, ये इसको ऑर्डर देगा। कौन सी रिलेशनशिप? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ये रिलेशनशिप बताओ ना, बहुत जरूरी, इससे काम क्लियरली होता रहे, सबको पता हो कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और एफिशिएंटली हमारा काम होता रहे। अरे बस समझ में? कोई डाउट यहां तक? ये सब हम करते क्यों हैं? जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। दैट्स इट। क्लियर? दोबारा से एक बार फटाफट कंसेंसस लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस में आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हो कि आपको क्या क्या काम करना है, फिर उसे आप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। डिवाइड करने के बाद आप डिफाइन करते हो कि कौन क्या काम करेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही डेलीगेट करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को, और उन इंप्लॉयज के बीच में आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हो जिसको बोलते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव कर सको। दैट्स इट। क्लियर हो गया? एग्जांपल के साथ समझा देता हूं मैं आपको। मान लो बग्गा याद है आप लोगों को, प्लानिंग में हमने बग्गा पढ़ा था। बग्गा को इस बार ना अपनी सेल डबल करनी है। अब सेल डबल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब वो प्लानिंग तो सब कुछ कर चुका है, ठीक है? अब प्लानिंग उसने कर ली पूरी की पूरी, कैसे होगा, क्या क्या होगा, ठीक है? बट अब जो जो काम उसे करने हैं उसे सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा। कहां पर? ऑर्गेनाइजिंग में। कि भैया मुझे ना रॉ मटेरियल परचेज करना है, कुछ यहाँ से खरीद कर है, कुछ वहां से खरीदना है, ठीक है? मुझे एडवर्टाइजमेंट फोकस ज्यादा करना है, मुझे प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज परचेज करनी है, मुझे इंप्लॉइज हायर करने हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है? तो सारे काम को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद सिमिलर नेचर के काम थे उसको ग्रुप कर दिया। जैसे परचेज के सारे काम उसने परचेज डिपार्टमेंट को दे दिए, ठीक है? सेल के साथ सेल डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया उसने। बनाना पड़ेगा ना भैया, अब जब काम बढ़ाना है तो अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे स्पेशलाइजेशन मिल सके, ठीक है? वो काम भी किसमें आ रहा है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग में। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसने ड्यूटी असाइन करी। उसने परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड रख दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक हेड रख दिया। उनको बोला कि भैया ये डिपार्टमेंट संभालने का काम तुम्हारा है, और जो काम थे वो डेलीगेट कर दिए, डिवाइड कर दिए, कर दिया डिवाइड, ठीक है? और रिलेशनशिप क्रिएट कर दी कि भैया ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। सबको अपने अपने काम बताओ, किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है, सब कुछ बताओ, जिससे काम जो है वो बार बार डुप्लीकेट ना हो और ढंग से काम होता रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ क्लियर हो। इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो दैट्स इट ओवर ऑर्गेनाइजिंग। यही है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। गुड आउट, बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा हमारे पास स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन स्टेप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डिवीजन ऑफ वर्क करो, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और
एस्टेब्लाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि भैया काम करने क्या क्या है। अब जो काम है उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, उससे क्या फायदा होगा, बट उससे फायदा ये होगा कि एक तो बर्डन कम हो जाएगा और जो काम है वो एफिशिएंटली हो पाएंगे, और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो एक बार रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो वर्क को। ठीक है ना, प्लान के हिसाब से। ठीक है, वर्क को डिवाइड कर दिया, मैनेजरियल एक्टिविटीज में जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो अवॉइड हो सके, काम का डुप्लीकेशन ना हो, और जो बर्डन है वो भी इंप्लॉइज में बढ़ जाए। ठीक है, किसी एक के ऊपर बर्डन ना रहे। कर दिया, आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया काम को। अब आपने डिवाइड तो कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या करते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, जो आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था ना, जो सिमिलर तरह के काम थे उन सबको एक ग्रुप में डाल दो, और उस ग्रुप को नाम दे देंगे हम क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे परचेज के जितने भी काम थे हमने कहां डाल दिए थे, परचेज डिपार्टमेंट में। सेल के सारे सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा। राइट, तो ये क्या कर दिया आपने, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, सिमिलर तरह के वर्क को ग्रुप कर दिया और उसे एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अब आता है बेटा हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि भैया ड्यूटी बतानी है, असाइन करना है काम, कि भैया ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है। उनकी एबिलिटी के हिसाब से सभी इंप्लॉइज को काम प्रोवाइड कर दो। आपने अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अगर डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट के हेड डिजाइन करने हैं आपको, कि भैया परचेज डिपार्टमेंट का काम कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, इसको परचेज की अच्छी नॉलेज है। तो मिस्टर सुमित थे, सुमित को परचेज की बहुत नॉलेज है, 10 साल से वो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन्हें परचेज की अच्छी खासी नॉलेज, तो आपने बोला परचेज डिपार्टमेंट का काम आपका है। आपके पास अमित है जो एमबीए इन फाइनेंस है, उनको आपने दिया फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालने के लिए। तो मतलब इंप्लॉइज की एबिलिटी के हिसाब से उन्हें काम प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। उसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्लियर बेटा, चलिए इसके बाद आता है एस्टेब्लाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आपको ये रिलेशनशिप पहले ही क्रिएट कर लेनी है, कौन सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये पहले ही डिफाइन कर दो, जिससे कोई कंफ्लिक्ट ना हो, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बन जाए, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिससे काम जो है वो स्मूथली होता रहे बिना किसी कंफ्लिक्ट के, काम की कोई डुप्लीकेशन ना हो, सबको अपना अपना काम पता हो, सबको पता हो कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अरे बात समझ में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन टू बी क्रिएटेड, क्रिएट करनी है ये, सो दैट एवरीबॉडी नोज फ्रॉम हुम ही और शी इज टेकिंग ऑर्डर। ठीक है, किससे उसे ऑर्डर लेना है और किसको उसे ऑर्डर देना है। आई बात समझ में, क्लियर, श्योर। चलिए तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो काम को डिफाइन कर लो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट में, उसके बाद क्या करो, उसे ग्रुप कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ग्रुप करने के बाद ड्यूटी असाइन कर दो इंप्लॉइज की एबिलिटी के हिसाब से उन्हें, जिससे कि वो ढंग से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। उसके बाद उनके बीच में एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप क्रिएट कर दो और काम स्मूथली चलता रहेगा। समझ में आ गया बेटा स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, जब एक पर्सन एक तरह का काम बहुत टाइम से कर रहा है तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, हाँ या नहीं। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कहाँ पर, हमारे ऑर्गेनाइजिंग में स्पेशलाइजेशन का। ठीक है बेटा, चलिए क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, किसी क्या अथॉरिटी है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसको किसे ऑर्डर देना है, सब कुछ पता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका वर्क है वो बहुत एफिशिएंटली चलता रहेगा। क्लियर, चलिए इसके बाद आता है बेटा हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम की डुप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है, वो सही तरीके से करेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो ठीक से यूटिलाइज हो पाएंगे। आई बस समझ में, चलिए इसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा जब सब कुछ क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन में, किसको क्या काम करना है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, किसको किसे ऑर्डर करना है, सब कुछ क्लियर है। आपने एक पूरी हायरार्की बना रखी है, तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। इट प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज,
पता है कि किसे क्या काम करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। आई बात समझ में, जिससे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। चेंज को अडेप्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को आप फटाफट अडॉप्ट कर पाओगे। आपको पता है जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट में वर्क करता है, और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक है, बार बार चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना चाहिए। उसके लिए हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। वो मैनेजमेंट डायनेमिक कब होगा, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कब होगा, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ठीक से किया होगा। आई बात समझ में, तो उसमें हेल्प करता है ये आपको चेंजेस को अडॉप्ट करने में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, जो पर्सनल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। समझो हमने क्या करा है, काम को डेलीगेट कर दिया, यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया। जो सुपीरियर के ऊपर सारा बर्डन था पहले, अब वो क्या हो गया, उसके सबऑर्डिनेट में डिवाइड हो गया। तो सुपीरियर जो है अपना दिमाग चला सकता है, ठीक से अपनी एबिलिटी सोचेगा, समझेगा, नए नए इनोवेशन लेके आएगा, ठीक है, ठीक से काम करेगा तो उसकी डेवलपमेंट होगा। और साथ के साथ जिसको आपने काम दिया है, जो सबऑर्डिनेट जिनको आपने काम डिवाइड कर दिया है, वो भी उस काम को एज ए चैलेंज लेंगे कि यार हमें यार ये काम मिला है, ठीक है, अब हमें और एफिशिएंटली वर्क करना है। तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनको भी वो काम समझ में आएगा जो पहले केवल सुपीरियर कर रहा था। अब सुपीरियर ने अपना काम डिवाइड कर दिया तो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनको भी और काम करने को मिल रहा है, वो भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए अगला, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बेटा ग्रो करना बड़ा आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। कैसे, बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स लाइंस, न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज एंड दस will help to increase the customer base, sales and profit। सिंपल सी बात है, अगर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं, ठीक है, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, एक और प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो, तो क्या करना है, आपको सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भैया, परचेज डिपार्टमेंट ने बोला है भैया आपको इस प्रोडक्ट का भी परचेज करना है सामान। सेल डिपार्टमेंट वाले को बोलना है कि भैया आपको इसका भी सेल स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से बेचना है इसको। अरे बस समझ में, तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना, ये नई टेरिटरी में जाके अपने बिजनेस को फैलाना बड़ा आसान हो जाता है कि आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको अपने सारे काम पता है, बस थोड़े बहुत एम्प्लॉयज और ऐड करने हैं, दैट्स इट, काम चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, आप देख रहे हो मैं बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, अब समझते हैं इसको क्या होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर सारे काम जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, वो ऑपरेशन के हो या फिर मैनेजमेंट के हो। ये स्पेसिफाई करता है लोगों के बीच में, उनके काम के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्पेसिफाई करता है कि अलग अलग लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और जो रिसोर्सेज है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। ठीक है ना, और ये बेसिक प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मैनेजर्स और बाकी इंप्लॉइज को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। भैया कुछ समझ में नहीं आया ठीक से, समझो, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें आपको पता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन से इंप्लॉयज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ आपने पहले से डिफाइन कर दिया, लिख के रख दिया, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिससे हर किसी को पता हो कि उसे क्या काम करना है, किसे रिपोर्ट करना है। ठीक है ना, आ रही बस समझ में, या सिंपल बोलूं तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंप्लॉयज को मदद करता है उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में एक वेल डिफाइंड मैनर में। दैट्स इट, क्लियर, चलो शाबाश। अब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड and departments are created on the basis of specific functions to be performed। जो functions perform करने हैं उसके बेसिस पे आप यहां पर वर्क को डिवाइड करते हो। जैसे आपने क्या करा, परचेज के सारे काम जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिए, रिसर्च के सारे काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दिए, मार्केटिंग के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिए, और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड
सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डाल दिए। मतलब आपने यहाँ पर आपको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उस फंक्शंस के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आपको अलग अलग काम कर रहे थे, परचेज का अलग, सेल का अलग, प्रोडक्शन का अलग। तो आपने क्या करा, परचेज के सारे काम परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स के सारे काम सेल्स डिपार्टमेंट में, उनके फंक्शंस के हिसाब से जो फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो सिमिलर फंक्शन उनको सिमिलर ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिंपल, यहाँ पर ग्रुप किया जाता है काम को, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड सिंस एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट जो काम है वो परचेज डिपार्टमेंट की नॉलेज रखने वाला पर्सन करेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है आपको। जो स्पेशलिस्ट है वो उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, आई बात समझ में? तो वो काम ढंग से परफॉर्म किया जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा, ठीक है। जब हर एक फंक्शन पे एक स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हो आप, तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। चलिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो इंप्रूव हो जाता है। भैया अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सबको अपना अपना काम पता है, उनको कंट्रोल करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। भाई जो मैनेजर लगातार बहुत टाइम से एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उसमें स्पेशलिस्ट हो चुका है, तो उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों ही क्रिएट होती है, हमारा ऑपरेशन भी ढंग से हो पाता है और मैनेजमेंट भी ठीक से हो पाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, सारे काम डिवाइडेड है ऑलरेडी, सबको पता है किसको क्या काम करना है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, सबको पता है। तो उससे क्या होगा, काम डुप्लीकेट नहीं होगा, एक ही काम दो दो बार रिपीट नहीं होगा। एम्प्लॉयज को ट्रेन करना आसान है। एक एम्प्लॉय को आप सब कुछ सिखाने की कोशिश करो, या एक एम्प्लॉय जिसको आप डिपार्टमेंट वाइज चीजें सिखाओ कि भैया 3 महीने आप परचेज डिपार्टमेंट में काम सीखो, तो वहां पे वो सारे काम परचेज से रिलेटेड करने हैं, तो वो इजीली सीख पाएगा तुम्हारे काम को, ठीक है ना। तो नए एम्प्लॉय को ट्रेन करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, और पता लगाना भी बड़ा आसान होता है कि उसका किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इट एंश्योर द डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। इससे क्या होता है, हर एक फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिल रही है, किसी भी फंक्शन को कम या ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही। समझ में आ गया? ये तो थे इसके फायदे। अब इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। क्या नुकसान है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने पे फोकस किया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट वाला जो है वो हो जाएगा, भाई देखो परचेज ठीक से करनी है, उसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो कहता है मुझे कोई आगे आके ब्लेम ना करे कि मैंने कोई गलत काम किया है। अरे बस समझ में, वो अपने परचेज पे केवल फोकस कर रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट करना इतना आसान नहीं है अलग डिपार्टमेंट्स में। हर डिपार्टमेंट्स केवल अपना सोचता है कि यार मुझे कोई आके बोल ना दे कि मेरा काम ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। अब उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, और वो कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज चाहता है, वो चाहता है कि मेरा काम ठीक से हो जाए, जिससे मुझ पर ब्लेम ना आए। अरे बस समझ में। और जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकते आप, ठीक है। A conflict of interest will arise within different department। अलग अलग डिपार्टमेंट में conflict of interest आएगा ही आएगा, है ना। सब अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे बस, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव हो लिया। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि नैरो पर्सपेक्टिव होता है किसका, एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज जो है आपने अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको हायर कर रखा है, वो अपने डिपार्टमेंट में काम ही जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज को फिक्स कर दो, ठीक है, शिफ्ट कर दो, उनसे कोई दूसरा काम करा लो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल वही काम आता है। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पर सुटेबल है, जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जरूरी है, ठीक है ना। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज बहुत सारी है, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, हर एक फंक्शन जो है वो स्पेशलाइज तरीके से परफॉर्म करना है, वहां पे आप इसी मेथड को यूज करोगे, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो केवल वन लाइन प्रोड्यूस कर रही है, ध्यान रखना इस बात को, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रही है, एक ही तरह के प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो वहां पर ये मेथड सही है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जैसे ऑटोमोबाइल में भी है कोई एक लाइन,
और एक फोन की इंडस्ट्री में भी है, टेलीकॉम में भी है, तो वहां पे ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, एक ही तरह के लाइन आप, एक ही तरह के प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे ये वाला मेथड सुटेबल है, और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। इजी। चलिए, अब आता है हमारे पास डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर डिवाइड किया जाता है पूरी की पूरी एंटरप्राइज को अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर। जो प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिवाइड करते हो। जैसे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया, गारमेंट्स अलग कर दिया, फुटवेयर अलग कर दिया, स्किन केयर अलग कर दिया, और फिर हर एक डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च, परचेज, कि वहां पे भी सारा परचेज, रिसर्च वगैरह सब कुछ होगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट होगा। तो आप परचेज का काम के लिए भी अलग लोग हायर कर रखे हैं आपने, सेल के लिए भी अलग हायर कर रखे हैं, बट क्या करिए, इसकी नीड है। समझ में आ गई बात। तो जब आप प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हो, इसमें आपको एग्जांपल दिया अभी आपने ना, आप प्रोडक्शन करते हो किसका, फोन भी प्रोडक्शन करते हो, और आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ी बनाते हो आप। ठीक है, तो आपने उनको अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है, ऑटोमोबाइल का अलग और टेलीकॉम का अलग। अरे बस समझ में। तो प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया आपने उसे, उसको बोलते हैं क्या, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। चलिए, एडवांटेज क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाती है आपको। आई बात समझ में। ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान होता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान होता है अलग डिपार्टमेंट हेड्स की, कि भैया जो स्किन केयर का हेड है, मैं उससे पूछूंगा कि भैया सेल हुई है कम तो क्यों हुई है, प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, आया नहीं, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। अब हमारे फंक्शनल में क्या था, वहां पर आप परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया मैं तो सही से परचेज किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को बोलोगे कि, तो बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा और महंगा खरीद रहा है, तो मैं क्या करूँ, सेल डिपार्टमेंट उसके ऊपर ब्लेम कर देगा। तो ऐसे ब्लेम गेम चलता रहेगा वहां पे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। ठीक है। चलिए, प्रोवाइड ए प्रॉपर बेसिस फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ ईच डिवीजन। हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सारे डिवीजन अलग अलग है। चेक कर सकते हो कि पिछली बार से कंपेयर करके, बाकी सेक्टर से कंपेयर करके आप उसको असेस कर सकते हो। इस फैसिलिटेट एक्सपेंशन, अगर आपको एक्सपेंशन और डिवीजन करनी है तो आपको बाकी सारे हेड्स को डिस्टर्ब नहीं करना, जो बाकी डिवीजन को डिस्टर्ब नहीं करना, आप एक नया डिवीजन आराम से खोल सकते हो। अरे बस समझ में। तो इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन। जो आपके एग्जिस्टिंग डिवीजन चल रहे हैं अभी, उनको इंटरप्ट करे बिना आप नया डिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, किसमें, अपने डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है भाई। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इसकी कमियां क्या है, कंफ्लिक्ट आ जाता है अलग अलग डिवीजन में रिसोर्स को लेके, कि भैया हमें रिसोर्स ज्यादा मिलने चाहिए, वो दूसरा बोलेगा हमें रिसोर्स ज्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्स को लेके इनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है हमेशा। ठीक है, और कॉस्ट बढ़ जाती है, मैंने बताया ना बेटा कि काम डुप्लीकेट हो रहा है। परचेज का काम जो है हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना हो रहा है, सेल का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम, सारे काम बार बार डुप्लीकेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डिवीजन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिवीजन से रिलेटेड सब तरह के काम को सुपरवाइज करना होता है मैनेजर को, जिसकी वजह से उसके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ जाता है और वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। अब ये मैनेजर सुटेबल कहाँ पर है, ये मैनेजर सुटेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टी प्रोडक्ट्स या डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। वो वाला मैनेजर कहाँ पे सुटेबल था, जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रही है। और यहाँ पर कौन सा सुटेबल रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है, जैसे टेलीकॉम की भी कर रही है और ऑटोमोबाइल, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो वहां पे आप फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन यूज नहीं कर सकते, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, आपको वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलिए, अब आता है हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक पर्टिकुलर फॉर्मल हायरार्की होती है जो आपका मैनेजमेंट क्रिएट करता है डेलिबरेटली,
अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाने के लिए। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा, तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी, ठीक है, फीडबैक कैसे दिए जाएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर हायरार्की जो मैनेजमेंट क्रिएट करता है डेलिबरेटली, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज clearly defined. There is a systematic coordination among the various activities to achieve the organization objective. यहाँ पे सब कुछ क्लियरली पहले ही डिफाइन कर रखा होता है, किसी क्या अथॉरिटी, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे बात समझ में, और हर एक के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है जिससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, ठीक है। मतलब सिंपल बोलूँ तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ पहले से क्लियर कर रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फीचर्स है इसके, लाइन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बता देता है, क्लियरली डिफाइन कर पाता है, ठीक है। ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बड़ा मदद करता है, ठीक है। इट इज इम्पर्सनल एंड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के इमोशन वगैरह से तो कोई मतलब नहीं है, ये इम्पर्सनल होता है, मैनेजमेंट खुद क्रिएट करता है इसे। इट इज डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, कौन डिजाइन करता है इसे, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज क्रिएटेड विद द मोटिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, क्यों क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इजी। एडवांटेजेस क्या है बेटा इसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान होता है इससे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप जो भी है वो सारे डिफाइंड है, तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करना बड़ा आसान होता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, सबको अपना अपना काम पता होगा, तो एक काम बार बार रिपीट नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड बन जाती है, ठीक है, कि भैया ऊपर से नीचे तक ऑर्डर आता है, हमेशा पता है आपको, टॉप लेवल में मिडिल को देगा, मिडिल वाला लोअर को देगा, फिर सुपीरियर जो सुपरवाइजर होंगे वो एम्प्लॉय को देंगे, ठीक है। गोल को आप इफेक्टिवली अचीव कर पाते हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, जब इतना बड़ा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिले होगा डिसीजंस में, कमांड बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी, ठीक है। रिस्क पॉलिसी होती है जिसकी वजह से क्रिएटिविटी नहीं है, सबको अपना अपना काम बता रखा है, उनको उस हिसाब से मोनोटोनसली वो काम करते रहना है, कोई भी क्रिएटिव नहीं है वहाँ पे, कोई नया कुछ सोच ही नहीं सकता, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप पे ज़्यादा। भैया एम्प्लॉय ना ठीक से तभी काम कर पाएंगे जब उसकी ह्यूमन नीड भी फुलफिल होगी, और यहाँ पे ह्यूमन नीड कोई भी बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाती, यहाँ पे पूरा फोकस केवल स्ट्रक्चर और वर्क पे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अब आता है बेटा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट ने क्रिएट नहीं की, ये लोगों की नीड की वजह से क्रिएट हो गई। सेम तरह के जो इंटरेस्ट के लोग थे ना, वो एक दूसरे से बात करने लग गए, एक दूसरे चीजों को शेयर करने लग गए, तो वहां से आपकी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है। इंटरेक्टिंग अमंग द पीपल एट वर्क गिव राइज टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो एक सोशल रिलेशनशिप बनती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज विद कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं ना वो साथ में जुड़ जाते हैं क्योंकि उनकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विद सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक, जिसको बुक पसंद है, ठीक है, फिल्म पसंद है, वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, जो फॉर्मल के अंदर ही अपने आप लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनी होती है, बहुत जरूरी है बेटा, अदरवाइज काम जो है बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, एम्प्लॉयज में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी और बस काम परफॉर्म हो रहा है और धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब फीचर्स क्या है इसके, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से, जब लोग दूसरे से बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट देखते हैं दूसरे के, तो वो क्रिएट हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म। अब हर एक ग्रुप के पर्सन को किस तरह से बिहेव करना है, वो उस ग्रुप का क्या नॉर्म है उस पर डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट नहीं बताएगा आपको। उस ग्रुप में से एक ग्रुप है जिसमें सारे सारे वेजिटेरियन है, तो सब उसी हिसाब से अपना खाना लेके आएंगे, या फिर जो भी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे, अरे बस समझ में, ठीक है। इट डज नॉट हैव फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कौन किसको रिपोर्ट करेगा कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी किससे भी बात कर सकता है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होते हैं, इसको मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का,
बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। सारी की सारी जितने भी पॉलिटिक्स चलती है ना, वो सारी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में चलती है, फॉर्मल में नहीं चलती। एडवांटेज क्या है बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है या कोई फीडबैक आपको चाहिए तो आप इनफॉर्मल सेक्टर से फटाफट ले सकते हो, फॉर्मल में तो बहुत टाइम लगता है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, मैंने आपको बताया बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है कि भैया हम भी बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप से। अदरवाइज एक हायरार्की के साथ चलेंगे तो भैया रोबोट थोड़ी ना, इंसान है, साइकोलॉजिकल नीड्स है वो फुलफिल हो पाती है, जिससे कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है एम्प्लॉयज में, ठीक है। प्रॉब्लम का फटाफट सॉल्यूशन मिल पाता है। अब हर चीज़ के लिए अगर एक हायरार्की को फॉलो किया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हर काम में, तो इसलिए इनफॉर्मली एक दूसरे से पूछ पाछ के अपने काम को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कमियां क्या है बेटा इसकी, कि रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इसमें, ठीक है ना, एक की दो, दो की चार जो है वो फटाफट होती है इस तरह से, कोई बोलेगा कुछ फैलेगा कुछ, ठीक है। इट रेसिस्ट चेंजेस, स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स, या चेंजेस नहीं करने देते ये लोग, क्योंकि इनका पूरा ग्रुप बना होता है। अब ग्रुप में है तो ग्रुप को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये चेंज क्यों जरूरी है, ठीक है, तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मेंबर ऑफ द ग्रुप में गिव मोर प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कभी कभी क्या होता है, अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को ये ऊपर रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, जो कि बहुत गलत है। पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसके बाद आपके ग्रुप्स इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होती है, स्ट्राइक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं बेटा डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है इसका मतलब, भैया आप अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिससे वो ऑपरेट कर सके एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। समझो, परचेज डिपार्टमेंट में कौन था, हमारा अमित था। अब सारे काम परचेज के क्या अमित परफॉर्म कर लेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत तेज डेवलप कर रही है, सारे काम परचेज के अमित परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अमित ने क्या करा, 3 लोग हायर कर लिए, ए बी और सी, तीनों को अपने काम जो है वो डिवाइड कर दिया तीनों में, ठीक है। जो भी काम थे ना वो सब इनको डिवाइड कर दिया, अपने अथॉरिटी दे दी कि भैया जितना भी फ्लाइट किराया वगैरह जो काम है तू संभालियो, ठीक है, अपने आप डिसीजन लेना, अपने आप संभालना, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो ये संभालियो, ठीक है, पैकिंग का काम जो है वो चेक तो करना है, फिर इंस्पेक्शन का काम तो संभालना, ठीक है। ये सब उसने काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, काम डिवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉयज में, अपने सबऑर्डिनेट में, जिससे अपने कोर वर्क पे, अपने इंपॉर्टेंट वर्क पे ये फोकस कर सके। अरे बस बहुत जरूरी है ये, जिससे क्या होता है, हमारे पास एफिशिएंसी मेंटेन होती है, क्योंकि सारा काम अकेला खुद नहीं कर सकता ये। अरे बस में क्लियर, इट एनेबल्स मैनेजर टू यूज हिज और हर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज, ये अपनी हाई प्रायोरिटी जो कोर वर्क है उस पर फोकस कर पाएगा, जब अपने काम को क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा, ठीक है। किसमें हेल्प करती है ये, इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है डेलीगेशन। इसके बाद एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो पाता है, जब एम्प्लॉय को काम मिलेगा तभी तो वो कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। मोटिवेट रहते हैं हमेशा कि हमें हमारा जो मैनेजर है वो काम दे रहा है, नए नए टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहा है, उनका ग्रोथ हो पाएगी और उनकी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ठीक है। चलिए एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू टेक डिसीजन। तो सुपीरियर होता है ना, अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि भैया, जैसे अमित ने बी को बोला कि इंस्पेक्शन का सारा काम तेरा है, तू इंस्पेक्ट करेगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है नहीं आ रहा, तो इंस्पेक्शन सारा काम उसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, राइट टू टेक डिसीजन, कौन सा प्रोडक्ट सही करना है, कौन सा वापस भेजना है, सारे सारे डिसीजन जो है वो ए लेगा। आगे बात समझ में, अथॉरिटी कहते हैं इसको, क्लियर। चलिए इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होती है, ये होती है ऑब्लिगेशन किसकी, सबऑर्डिनेट की, उस काम को ठीक से परफॉर्म करने की। भाई जो काम तेरे को दिया है इंस्पेक्शन का, वो तो ठीक से परफॉर्म करेगा ना, अगर नहीं करेगा तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ या नहीं। तो तेरे को अथॉरिटी दी है सारे डिसीजन इंस्पेक्शन से रिलेटेड लेने के, तो तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी पड़ेगी, ध्यान है इस बात को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में ही चलते हैं हमेशा, गो हैंड इन हैंड। अगर किसी को अथॉरिटी दी है आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अरे बस समझ में। चलिए अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दोगे, अथॉरिटी कम दोगे, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर अथॉरिटी आपने ज्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी है तो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। अरे बस समझ में, तो दोनों का एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अगला आता है अकाउंटेबिलिटी, कि भैया जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसको आपने अथॉरिटी दी है, वही तो उस काम के लिए अकाउंटेबल है। एट द एंड ऑफ द डे आप उसी से पूछोगे कि भैया ये काम में जो कमी आई है वो क्यों आई है,
ये जो रिजल्ट में डेफिशिएंसी आई है क्यों आई है, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जवाब देगा, वही अकाउंटेबल है उसके लिए। आई बात समझ में? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी है, वही अकाउंटेबल है, उसी को जवाब देना पड़ेगा जो भी फाइनल आउटकम आया उसकी एक्टिविटी का। आई बात समझ में? वही सुपीरियर को आंसरेबल है, उसी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल समझाया अभी, अमित अमित ने क्या करा, इंस्पेक्शन का काम जो है वो दे दिया किसको? मिस्टर ए को। अब सारा इंस्पेक्शन का काम उनको करना है, तो अमित का ये काम कम हो गया, तो ये क्या कर दिया इसने, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, और इंस्पेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो लेने की जो पावर है वो किसके पास है? मिस्टर ए के पास। कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा वापस करना है, सारे डिसीजन ये खुद लेगा। ठीक है, अब जब अकाउंटेबिलिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसकी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ चलती है। भाई उसके बाद जब मैंने राइट दिया है उसको डिसीजन लेने का, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों किसकी होगी? मिस्टर ए की। अब एट द एंड ऑफ द डे जब भी आउटकम आएगा, जब फाइनल आउटकम आएगा, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो रही है, ठीक है, तो भाई मैं पूछूंगा कि भाई तू तो क्वालिटी चेक करके ले रहा नहीं ले रहा प्रोडक्ट को, तूने सही क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया ही नहीं लिया, जो इंस्पेक्शन तूने ठीक से किया ही नहीं किया, तो भाई मैं इसको पकड़ूंगा ना, इसको जवाब देना पड़ेगा मुझे, मिस्टर ए को ही, अमित को जवाब देना पड़ेगा अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है इस काम में। तो ठीक है, तो आंसरेबल कौन है? मिस्टर ए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? पहला, रिडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। जो टॉप लेवल मैनेजर है आपका, जो मैनेजर्स है जो काम को डेलीगेट कर रहे हैं, उनका वर्कलोड कम हो जाता है। होता नहीं होता? सारे काम तो अकेले खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लॉय का डेवलपमेंट होता है, जब एम्प्लॉय को काम मिलेगा तो उसको नई चीज सीखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है। क्विक और बेटर डिसीजन में आर पॉसिबल, फटाफट डिसीजन लिए जाते हैं, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फटाफट डिसीजन लोगे, अब बार बार पूछे थोड़ी ना वो अपने सुपीरियर से, उसको हमने पावर दे रखी है, इस तरह के काम तुझे खुद परफॉर्म करने हैं, तो फटाफट डिसीजन लेगा। ठीक है, उसके लिए रूटीन वर्क हो जाएगा, तो वो फटाफट वो काम एफिशिएंटली कर पाएगा। उसका मोराल भी बढ़ेगा सबऑर्डिनेट को, भैया जब उसको आप पावर दे दोगे ना, किसी को भी आप पावर दे देते हो ना, उसका मोराल बढ़ता है, यार अभी सारा काम तुम संभालना है ना, तो वो बोर्डली हमेशा मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाता है। ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की वजह से आप पावर, ड्यूटीज और अंसेबिलिटी अलग अलग जॉब के लिए किसकी क्या है वो आपको पता है। ठीक है, उसके बीच में कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है। पता है बेटा हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, हमने डेलीगेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल। अपने काम को हमें यहाँ पे क्या करना है? डेलीगेशन करना है हर एक लेवल पे, लोवेस्ट लेवल तक काम को डेलीगेट करना है। काम को ऊपर से डिवाइड करते हुए आना है और नीचे तक डिवाइड करते जाना है। अरे बस समझ में, उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सारे काम हमें डिवाइड करने हैं यहाँ पे, केवल वो जो सेंट्रल पॉइंट पे जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर वर्क है, उनको छोड़कर बाकी सारे काम हमें क्या करते आना है? डेलीगेट करते आना है हर एक लेवल पे। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो करना डेलीगेशन ही है, बट सभी लेवल पे डेलीगेशन करना है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इट एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजन। इससे क्या होगा? लोअर लेवल के बाद भी पावर जाएगी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल। अब बार बार लोअर लेवल के जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉय है, उनको बार बार अपर लेवल से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपने रूटीन वर्क को खुद, जो भी प्रॉब्लम फेस करेगा तो खुद डील कर पाएंगे, कि उनके पास पावर होगी वो डिसीजन लेने की। ठीक है, इन अदर वर्ड डिसीजन making authority is given to all the employees at all the level depending on the job each of them they are handling in the organization. ठीक है, is centralized when the decision making authority is retained by the top level management. समझ में आ गया? तो मतलब डिसीजन मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो अथॉरिटी है, वो हर एक लेवल तक पहुंचानी है। आपको लोअर लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है अलग टास्क को परफॉर्म करने की, कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, बार बार उन्हें सुपीरियर से पूछना ना पड़े। बस उसी को बोलते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। बताए इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा फायदे क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? पहला बेनिफिट तो है डिसेंट्रलाइजेशन का क्या?
डेवलप इनिशिएट अमंग द सबऑर्डिनेट, जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको इनिशिएटिव मिलेगा, तो सबऑर्डिनेट को काम मिलेगा काम करने के, उनको डिसीजन लेने के अधिकार मिलेंगे, सिंपल सी बात है, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। और फ्यूचर के लिए टैलेंट क्रिएट होगा, जब आप अपने सबऑर्डिनेट से काम कराओगे तभी तो उन्हें काम आएगा तभी तो वो अपर लेवल ऑफ जो पोजीशंस खाली होगी आने वाले टाइम में उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन लेने होने यहाँ पे डिसीजन जो है फटाफट ले जाते हैं, फिर कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि पूछना पाछना है नहीं कुछ भी, सबको पता है कि ये लिमिट मेरी है, इस लिमिट के यहाँ सारे डिसीजन मुझे लेने हैं, बात खत्म, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, उनको रिलीव मिल जाएगा और ग्रो करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। इट अलाउ द डिपार्टमेंट हैंड एंड एम्प्लॉय टू परफॉर्म द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो बेस्ट तरीके से काम कर पाते हैं वो अपने, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इवैल्यूएशन हो पाएगा परफॉर्मेंस का, हर एक लेवल पे आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि किसने क्या काम करा है, कैसा करा है, ठीक है। उसके बेस पे आप उसे क्या करोगे, प्रमोट करोगे, मोटिवेट करोगे, सैलरी दोगे, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक पार्ट जो है वो रह गया इसके अंदर, वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने की पावर अपने ही हाथ में रखना, उसको डेलीगेट ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आप उसको डेलीगेट कर दोगे एम्प्लॉयज को और वो ठीक से नहीं करेंगे तो आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इफेक्ट होगा। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसे आप डिवाइड नहीं करते इंडिविजुअल्स में, उसकी सारी पावर आप अपने हाथ में रखते हो, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट पूरे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, स्टडी।